नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। मिशन बंगाल पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। आज करेंगे प्रेस वार्ता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई के दौरान टीएमसी का बवाल। बगराहाट में ईसी पर्यवेक्षक का किया घेराव। चुनचुड़ा और धनेखाली में टीएमसी विधायकों ने रुकवाई सुनवाई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन। आज सुबह ढाका के लिवर केयर अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ निधन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फ्लोरिडा में हुई मुलाकात। ट्रंप ने हमास से कहा, हथियार डालें वरना भुगतने होंगे भयानक परिणाम। महिला क्रिकेट में आज इतिहास रच सकती है भारतीय टीम। श्रीलंका के खिलाफ आज 5वें और अंतिम टी20 में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सभी खबरें विस्तार के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अमित शाह की इस यात्रा को अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें अमित शाह विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही नेताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। अमित शाह बुधवार को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक को भी संबोधित करेंगे। बंगाल चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। अभी की जो यहाँ की मूड है लोगों की, परिवर्तन के लिए तैयार है लोग, तो इस मौका का फायदा उठाना बीजेपी को जरूरी है। और माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ बंगाल में जहाँ खड़ा है, पूरा उनका इसमें जस है। उनके हाथ पकड़ करके हम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है उनके नेतृत्व में, और हमेशा उनका बंगाल के साथ संपर्क रहा है। जब भी कुछ हुआ वो आए, नेतृत्व किया, लोगों को हिम्मत बढ़ाया। और आज भी जब चुनाव शुरू हुआ है, खुद अमित शाह ने आकर के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा है। मिशन बंगाल के तहत इसे देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन के दौरे का दूसरा दिन, और इसके साथ साथ कल की अगर बात करें तो पार्टी कार्यकर्ताओं के संग बैठक भी होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ चुनाव तैयारियों से संबंधित तमाम जानकारियों की बात भी सामने आ रही है। तो मिशन बंगाल किस तरह से किया जा रहा है, एक मिशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। तो इस प्रेस वार्ता पर भी निगाहें होंगी। पार्टी प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। तो किस तरह से संगठन को और मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्र देते हुए अमित शाह नजर आएंगे। पदाधिकारियों के साथ भी वो एक अहम बैठक करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में जो अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनके साथ वो महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। कई तरह के मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे। कोर कमेटी की बैठक भी कर सकते हैं और इस बैठक की वो अध्यक्षता भी करने वाले हैं। कल कोलकाता के थनथानिया कालीबाड़ी मंदिर भी गृह मंत्री जाने वाले हैं। तो एक मिशन बंगाल के तौर पर गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, उनका जो अलग अलग दिनों का कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। पूर्वी कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की बात करते हैं, क्योंकि मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया अब एक हिंसक राजनीतिक टकराव में बदल गई है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और निर्वाचन आयोग के बीच तनाव अपने चरम पर है। दृश्यों में भी देखिए, आयोग द्वारा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सख्त कदमों के खिलाफ जमीनी स्तर पर विरोध और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में स्थिति उस वक्त बेकाबू हो गई जब विशेष पर्यवेक्षक और आईएएस अधिकारी सी मुरुगन निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन उनकी गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने हिंसक हमला कर दिया और दरवाजे का लॉक तक तोड़ दिया। दृश्यों में देखिए,
इसे आयोग की निगरानी प्रक्रिया को बाधित करने और अधिकारी को डराने की कोशिश के रूप में साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि मुरुगन ने यह स्पष्ट किया कि आयोग के सिपाही हैं वो और धमकियों से पीछे नहीं हटने वाले। चुनाव आयोग ने इस सुरक्षा चूक पर तत्काल एक विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। और इतना ही नहीं, तनाव का दूसरा केंद्र बना हुगली का चिनसुरा। आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंटों को संशोधन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। इस फैसले से नाराज स्थानीय विधायक आसित मजुमदार ने दादागिरी की और एसआईआर की सुनवाई रुकवा दी। इतना ही नहीं, ब्लॉक ऑफिस के गेट पर ताला भी लगा दिया। इसके बाद जिला अधिकारी के हस्तक्षेप और आयोग की सख्ती के बाद ही ताला खुल पाया और सुनवाई दोबारा शुरू हुई। और इस पूरे मामले को लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी के आतंकपूर्ण शासन का ये एक और शर्मनाक अध्याय है, ये बात उन्होंने कही है। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक श्री सी मुरुगन पर दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते समय टीएमसी के गुंडों की भीड़ ने खुलेआम हमला किया और बदसलूकी की। ये सिर्फ एक अधिकारी पर हमला नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, हमारे संविधान और हर उस मतदाता पर सीधा हमला है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सपना देखता है। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल एक जंगल बन चुका है, जहां संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों को शिकार की तरह निशाना बनाया जा रहा है। ये एक पूर्व नियोजित हमला था जिसे टीएमसी के स्थानीय नेताओं जैसे कि जिला परिषद सदस्य मुजीबर ने भीड़ जुटाकर अंजाम दिया। यही वही मगराहाट है जहां वर्ष 2020 में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के काफिले पर भी हमला हुआ था। मैं माननीय ईसीआई स्वीप श्री गणेश कुमार से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि आप अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, जो कार्यालय में बैठने के बजाय मैदान में जाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और उन पर हमला हो रहा है, तो फिर आप पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे, जहां टीएमसी के कट्टर तत्व खुलेआम घूम रहे हैं? तमाम सवाल खड़े किए हैं शुवेंदु अधिकारी ने। रुक करते अगली खबर का। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं। बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रमुख राजनेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री थीं। वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थीं। पति की मौत के बाद खालिदा जिया सक्रिय राजनीति में आईं। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व संभाला। बीएनपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनका निधन सुबह करीब 6 बजे फजर की नमाज के ठीक बाद हुआ। इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल है। देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसमें भाग लेने के लिए खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान करीब 17 सालों के बाद देश लौटे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वोत्तर, पूर्वी और उत्तरी भारत के कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। बेहद कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। वहीं लोगों को यातायात संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज सुबह से ही घने कोहरे ने शहर को ढांके रखा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण लोगों की दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा के भिवानी में भी आज सुबह घने कोहरे की मोटी परत छाई रहने से दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतते हुए वाहन चलाने पड़े। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के आगरा में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल नजर नहीं आया। नए साल से ठीक पहले जम्मू के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बेस कैंप और यात्रा ट्रैक पर लंबी कतारें लगी हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। श्रद्धालु उत्साह के साथ माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने देश की तीनों सेनाओं की युद्ध क्षमता को और भी अधिक मजबूत करने के लिए
79,000 करोड़ रुपए की बड़ी सैन्य खरीद को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद यानी कि जिसे डीएसी कहा जाता है, इसके द्वारा दी गई है। इस फैसले से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की सामरिक और तकनीकी ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। सेना के लिए लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों की खरीद को स्वीकृति दी गई है और इसके साथ ही उन्नत रडार प्रणालियां और हल्के रडार सिस्टम भी शामिल हैं, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों का पता लगाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। तोपखाना रेजिमेंटों के लिए लोइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदी जाएगी, जिसे आत्मघाती या फिर विस्फोटक ड्रोन भी कहा जाता है। ये प्रणाली लक्ष्य मिलने तक हवा में मंडराकर सटीक हमला करने में सक्षम होती है। इसके अलावा पिनाक रॉकेट प्रणाली के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेटों की खरीद से उसकी मारक क्षमता और सटीकता भी बढ़ेगी। एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली MK2 सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। इतना ही नहीं, नौसेना के लिए HF सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक की खरीद और लंबी दूरी के मानव रहित विमान RPAS को पट्टे पर लेने की मंजूरी भी मिल गई है। इन RPAS का उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और खुफिया अभियानों के लिए किया जाएगा। वहीं वायुसेना के लिए अस्त्र MK2 मिसाइल और स्पाइस 1000 किट की खरीद से लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता और हवाई युद्ध क्षमता को मजबूती मिलेगी। तो रक्षा क्षेत्र में मजबूती लगातार भारत को मिलती हुई। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कल ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ये परीक्षण भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस रॉकेट का परीक्षण 120 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए किया गया। पिनाका LRGR 120 को DRDO की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है। इसमें पुणे की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, हैदराबाद की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब और रिसर्च सेंटर इमारत शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट का सफल डिजाइन और विकास सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और भी मजबूत करेगा। उन्होंने इसे गेम चेंजर बताया है। न्यूज़ 18 में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास में आज एक नया अध्याय लिखा गया है। भारत में बना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का नया और एडवांस नागरिक संस्करण ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन आज पहली उड़ान भर रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ध्रुव के शुभारंभ को लेकर पूजा अर्चना की है। इस मौके पर उन्होंने नारियल चढ़ाकर इसकी शुरुआत की। उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर के सुरक्षा पैमानों का भी जायजा लिया। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विकसित किया है। 6 से 14 सीटों वाला ये हेलीकॉप्टर पर्यटन, VIP परिवहन, आपदा और बाढ़ प्रबंधन के साथ साथ समुद्री अभियानों जैसे नागरिक कार्यों में सक्षम है। ध्रुव NG भारतीय सेना के लिए पहले से सफल साबित हो चुके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव का नया और बेहतर वर्जन है।
इसमें कई आधुनिक बदलाव किए गए हैं। इसमें स्वदेशी शक्तिशाली इंजन और नागरिक प्रमाणीकरण के लिए उन्नत सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। तो आज का दिन बहुत ही बड़ा है, महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर वाइब्रेशन कम करने की नई तकनीक रखता है और उड़ान भी इसकी ज़्यादा बेहतर है। क्रैशवर्दी स्ट्रक्चर और सीटें हादसे की स्थिति में ये सुरक्षित है, सुरक्षा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, सेल्फ सेलिंग फ्यूल टैंक से आग लगने का खतरा भी इसमें कम है। एडवांस तकनीक से लैस है ये। दुर्गम इलाकों में मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएगा, यानी कि किस तरह से वो आपदा के समय में भी मदद करेगा। समुद्र में तेल गैस प्लेटफॉर्म्स तक कर्मचारियों को आसान ढुलाई में मदद करेगा। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ज्योति, सबसे पहले तो ये बताइए कि आसमान का नया योद्धा ध्रुव एनजी सफल उड़ान भर रहा है, किस तरह से भारत की शक्ति को और भी मजबूती प्रदान करेगा ध्रुव एनजी? भारत के विमानयान क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पे अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी अभी आए हैं और पूजा भी कर चुके हैं। अभी कुछ ही देर में ध्रुव एनजी न्यू जनरेशन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी का पहला उड़ान अभी उद्घाटन होने वाला है। ये तो एक गेम चेंजर है, नॉट ओनली फॉर द मिलिट्री पर्पस, ये तो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ही माना जाता है क्योंकि बहु उपयोगी के लिए इस हेलीकॉप्टर को यूज करने वाले हैं। और इसका फीचर्स जो है बहुत इतना शानदार है, बहुत कैपेबल है। इसका फीचर्स हम देखें तो 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड इतना है उसका, इसका उतना सक्षम है। और उसका सीटिंग कैपेसिटी है 6 से 14 तक, और जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंजेस भी कर सकते हैं 6 से 14 तक। और सिविल के लिए मेनली हेलीपैड टूरिज्म और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और एयर बस के लिए, मतलब ये भारत हमेशा इंडिजिनियस प्रोडक्शन पे, जैसे भी मेक इन इंडिया पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत फोकस करते हैं। उस क्षेत्र में यहाँ पे HAL ने ये सब, यहाँ पे HAL के द्वारा ये निर्माण हुआ है, तो ऑब्वियसली एक गेम चेंजर है भारत के लिए। और इसका फीचर्स में मैंने वैसे कहा स्पीड देके या सिविल एविएशन, हेलीपैड टूरिज्म और रेस्क्यू ऑपरेशन, मेनली एयर बस, ये सब फीचर्स है इसमें। तो कुछ ही क्षणों में ये अभी पहली उड़ान का उद्घाटन भी होने वाला है। यहाँ पे बहुत लोग इस एक दृश्य को उनके देखने के लिए उत्सुक है और हम भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। राम मोहन जी यहाँ पे आकर अभी उद्घाटन करेंगे। यहीं पे है, अभी एक राम मोहन जी देखा था, वो एक डेमो है, वो मॉडल देख चुके हैं। अभी कुछ ही क्षणों में, आपको सुनाई दे रहा होगा साउंड, कुछ ही क्षणों में इसका पहली उड़ान का उद्घाटन भी होने वाला है। बिल्कुल ज्योति, पूरे भारत के लिए आज का ये गौरवशाली क्षण है। ऐसे में अगर दुर्गम इलाकों की हम बात करें, समुद्री क्षेत्र की बात करें, तो किस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा? हाँ, ऑब्वियसली मतलब मैंने वही कहा ना, इसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मतलब बहु महत्वाकांक्षी योजना के लिए, हर उपयोग के लिए ये यूज हो सकता है। तो गेम चेंजर है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, मेनली सिविल के लिए, नॉट ओनली फॉर मिलिट्री पर्पस, सिविल के लिए, नागरिकों के लिए यूज होने वाला है। अभी तक इसका और भी फीचर्स की जानकारी हमें मिलना है। तो अगर यूटिलिटी यूजर्स के बारे में देखें तो ये ऑब्वियसली एक बहु महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो भारत के लिए आज बहुत ही गौरवशाली क्षण है क्योंकि आज उड़ान भरेगा ध्रुव एनजी। जी हाँ, इसे नेक्स्ट जनरेशन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से आधुनिक है, पूरी तरह से किस तरह से छोटे गांव की भी मदद करेगा, आपात स्थिति में भी किस तरह से भारत को ये मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। और इतना ही नहीं, एडवांस ग्लास कॉकपिट, इससे पायलट को किस तरह से मदद मिलेगी, वो तमाम बातों का ख्याल इसके लिए रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2016 वो दिन जब डिजिटल क्रांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बीज बोया जो आज एक वट वृक्ष बन चुका है। जी हाँ, 135 मिलियन ट्रांजिशन के साथ भीम ऐप आज भारत के डिजिटल क्रांति का चेहरा बन चुका है। भीम ऐप ने 1 दशक का सफर पूरा कर लिया है, जिसमें कई ऐतिहासिक पल भी आए हैं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डिजिटल क्रांति आज दुनिया में भारत की नई पहचान बन चुका है। यूपीआई के 45 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता इसकी एक बानगी भर हैं। इस सफर में भीम ऐप की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
2016 में लॉन्च होने के बाद आज गूगल प्ले स्टोर पर भीम ऐप के 10 करोड़ से भी अधिक डाउनलोड्स हैं, जो इसकी लोकप्रियता की गवाही दे रहे हैं। पूरे भारत में यूपीआई के 45 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा भीम ऐप का इस्तेमाल करता है। यह ऐप अब 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण भारत में इसकी पहुंच बढ़ी है। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों भीम ऐप इतना खास है। तेजी से ट्रांसफर यानी पैसे तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। मल्टी बैंक लिंकेज 680 से भी अधिक बैंकों को जोड़ सकते हैं, जिससे लोग आसानी से भुगतान कर सकते हैं। सुरक्षा, इसमें 3 लेवल ऑथेंटिफिकेशन होता है, जो इसे अत्यंत सुरक्षित बनाती है। ऑफलाइन सुविधा, इंटरनेट ना होने पर भी *99# डायल करके इसका उपयोग किया जा सकता है। QR कोड, दुकानदारों को भुगतान करने के लिए स्कैन एंड पे की सुविधा उपलब्ध है। भीम ऐप आज गांव-गांव तक डिजिटल इंडिया की पहचान बन चुका है। ऑफलाइन सुविधा यानी बिना इंटरनेट के भी भुगतान होने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी मदद मिली, खासकर उन इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। वैश्विक डिजिटल पेमेंट्स में इसकी हिस्सेदारी करीब 49% है। इस मामले में भारत ने ब्राजील, थाईलैंड, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सफलता के पीछे भीम ऐप का रोल काफी अहम है। डिजिटल इंडिया में भीम ऐप की भूमिका, वित्तीय समावेशन यानी भीम ऐप ने बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया है जो पारंपरिक बैंकिंग से दूर थे। सरल इंटरफेस और कई भारतीय भाषाओं में उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब आसानी से डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी, इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और काले धन व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली है। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया का एक बड़ा हिस्सा कैशलेस व्यवस्था बनाना है। भीम ऐप ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े शोरूम तक डिजिटल भुगतान को इतना आसान बना दिया कि अब जेब से नकदी रखने की आवश्यकता कम हो गई है। लागत में कमी, नकद छापने, उसे सुरक्षित रखने और परिवहन करने में सरकार का काफी खर्च होता है। डिजिटल भुगतान को अपनाकर देश इन खर्चों को कम कर रहा है, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। नई तकनीक, हाल ही में लॉन्च हुए भीम 3.0 ने डिजिटल इंडिया को और आधुनिक बनाया है। इसमें फैमिली मोड और स्पेंड एनालिटिक्स जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो आम नागरिक को बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद करते हैं। भीम ऐप केवल एक भुगतान ऐप नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक सशक्त कदम है। इसमें बैंकिंग को अंगूठे पर ला दिया गया है, जिससे देश के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। साल 2025 भारत के लिए केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का स्वर्ण अध्याय बनकर सामने आया। अयोध्या से लेकर यूनेस्को के वैश्विक मंच तक भारत की सभ्यता, आस्था और परंपराओं ने पूरी दुनिया में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई। पवित्र तीर्थों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तक भारत की सांस्कृतिक शक्ति के वैश्विक उदय का साक्षी बना ये साल। तो आइए देखते हैं DD न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की 2025 की सांस्कृतिक यात्रा पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। अयोध्या से यूनेस्को तक साल 2025 भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का स्वर्ण अध्याय बनकर उभरा। ये वह वर्ष रहा जब भारत की सभ्यता, आस्था और परंपराएं केवल स्मृति नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय चेतना की धड़कन बन गई। पवित्र तीर्थों से लेकर वैश्विक मंचों तक भारत ने अपनी सांस्कृतिक शक्ति को नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखा। साल 2025 की शुरुआत ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि से हुई। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने इतिहास रच दिया। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम बन गया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा। आस्था, अनुशासन और परंपरा का ये संगम भारत की अद्वितीय सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बना। पूर्वोत्तर भारत में भी सांस्कृतिक विरासत को नया जीवन मिला। त्रिपुरा के 524 वर्ष पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का पुनर्विकास किया गया।
प्रसाद योजना के तहत हुए इस कार्य ने आस्था के साथ आधुनिक सुविधाओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले वंदे मातरम ने भी 2025 में 150 वर्ष पूरे किए। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस वर्ष भर चले समारोह में 1,60,00,000 से अधिक लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी और ये गीत एक जन आंदोलन बन गया। साल 2025 में संस्कृति के साथ इतिहास की वापसी भी हुई। 1027 वर्षों बाद पिपरहवा से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत लौटे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। साल 2025 में ज्ञान परंपरा को सहेजने के लिए ज्ञान भारतम पहल की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण है। वहीं लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई, जहां प्रधानमंत्री स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अयोध्या में 25 नवंबर 2025 को एक और ऐतिहासिक क्षण सामने आया, जब प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भगवा धर्म ध्वज फहराया। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि 500 वर्षों की आस्था, संघर्ष और संकल्प की पूर्णता का प्रतीक था। साल 2025 ये संदेश देकर के गया कि भारत की संस्कृति केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा है। अयोध्या से लेकर यूनेस्को तक एक बार फिर भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की संस्कृति की आत्मा आज भी उतनी ही जीवंत और प्रभावशाली है। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करता है तो अमेरिका उस पर और बड़ा हमला कर सकता है। फ्लोरिडा के मार-ए-लागो एस्टेट में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने बताया कि उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान अपने हथियार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने हमास को भी आगाह किया कि यदि उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। न्यूज़ 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।